नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। पूर्वांचल में सभी दलों ने झोंकी ताकत। अखिलेश का बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ का आरोप। मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लिया। राजनाथ सिंह का विकास का वादा। इम्फाल रैली में राहुल गांधी ने की नगा समझौता सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष के मणिपुर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस के विरोध में आया यूनाइटेड नगा काउंसिल। नस्लीय नफरत से प्रेरित थी कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या। व्हाइट हाउस का बयान। हैदराबाद में श्रीनिवास कुचिबोतला के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। सीरिया पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में खारिज। रूस और चीन ने लगाया वीटो। पश्चिमी देशों का सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय को कांस्य पदक। जापान के तोमोयुकी मात्सुदा का गोल्ड पर निशाना। पदक तालिका में 5वें स्थान पर भारत। शुरुआत चुनाव से जुड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में आखिरी 2 चरणों के लिए प्रचार चरम पर है। बाकी बचे 2 दौर में अब 89 सीटों पर वोटिंग होनी है। सरकार बनाने के लिहाज से भी पूर्वांचल की सीटें काफी अहम हैं। ऐसे में सभी दलों के दिग्गज धुआंधार रैलियां कर रहे हैं। तमाम नेता विकास के वादों के साथ खुद को बेहतर बताने और विरोधियों पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं गंवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 403 में से 313 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो गया है। अब 2 दौर में पूर्वांचल की 89 सीटों के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कई रैलियां की। उन्होंने बीजेपी के साथ ही बीएसपी पर भी जमकर निशाना साधा। पहले तो प्रधानमंत्री जी उनकी पार्टी के लोग कहते थे कि 300 सीटें जीत करके आ रहे हैं। पता नहीं बहु आते आते तक कहने लगे कि गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और आजमगढ़ इसलिए नहीं आए कि वो जानते हैं 10 की 10 सीटें साइकिल के संग जाने वाली हैं। बीएसपी प्रमुख मायावती ने मऊ और गाजीपुर में रैली कर विरोधियों पर तंज कसा। उन्होंने प्रधानमंत्री पर यूपी की जनता से झूठे और खोखले वादे करने का आरोप लगाया। बीजेपी व इनकी केंद्र की सरकार ने अपने लोकसभा चुनावी वायदों का अब तक लगभग 1/4 हिस्सा भी कार्य पूरा नहीं किया है और जिन पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब तक इन्होंने किस्म किस्म की नाटकबाजी भी खूब की है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मऊ में रैली कर राज्य में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने का भरोसा जताया। उन्होंने राज्य की बदहाली के लिए सपा कांग्रेस के साथ ही बीएसपी को भी जिम्मेदार ठहराया। छठे दौर में 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। इनमें आजमगढ़, गोरखपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और मऊ जिले की सीटें शामिल हैं। 2012 की बात करें तो इनमें से 27 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। बीएसपी 9, बीजेपी 7, कांग्रेस के खाते में 4 सीटें गईं। वहीं 2 सीटें अन्य के खाते में गईं। 7वें और आखिरी दौर में जौनपुर की 9, वाराणसी की 8, गाजीपुर की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही मिर्जापुर की 5, चंदौली और सोनभद्र की 4-4 सीटों के अलावा भदोही की 3 सीटों पर भी मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में इन 40 में से 23 पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। बीएसपी को 5, बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 3 सीटों पर जीत मिली। वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में गई थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं मणिपुर में भी 4 मार्च को होने वाले पहले दौर के चुनाव के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पूर्वी इम्फाल में रैली की। उन्होंने केंद्र पर मणिपुर की जनता की उपेक्षा का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि नगा करार से जुड़े तथ्यों को राज्य की जनता के सामने रखा जाना चाहिए। उधर इम्फाल में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने रैली करके राज्य की कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बताया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को पूर्वी इम्फाल में रैली की। उन्होंने प्रधानमंत्री पर मणिपुर की जनता से नगा समझौते से जुड़े तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार स्थानीय लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है। विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद किसी सीनियर कांग्रेस नेता की ये मणिपुर में पहली रैली थी। आप अकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ये तो बताइए ये अकॉर्ड है क्या?
इसमें आपने क्या साइन किया, क्या नहीं साइन किया है, क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, ये किसी को नहीं मालूम, ये सिर्फ मोदी जी को मालूम है। उधर इम्फाल में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सत्ताधारी कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इबोबी सिंह की वजह से मणिपुर के संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ के लिए जो सेवाएं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अगर वो मणिपुर में उपलब्ध नहीं है, रोड बने नहीं है, मणिपुर के अंदर बेरोजगारी है और मणिपुर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, तो इसके लिए केवल और केवल इबोबी सिंह की एक कांग्रेस पार्टी की सरकार जिम्मेदार है। इस बीच मणिपुर के 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1 नवंबर से नाकेबंदी कर रही यूनाइटेड नगा काउंसिल ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का विरोध करने का ऐलान किया है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान होना है। 4 मार्च को 38 जबकि 8 मार्च को 22 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागा और उन्होंने कहा कि जो भी वादे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के साथ किए हैं, उन वादों को पूरा नहीं किया गया है। राहुल गांधी ने मणिपुर की भौगोलिक एकता की भी बात कही और कहा कि कांग्रेस इस एकता को हमेशा बचा कर रखेगी। अब देखना यह है कि आगे आने वाले चुनावों में किस तरीके से ये वोटरों को प्रभावित करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। कुछ और अहम खबरें। रामजस कॉलेज मामले में छात्र संगठन आयसा ने दिल्ली विश्वविद्यालय में कल जुलूस निकालकर विरोध जताया। इसमें वाम दलों के कई नेता भी पहुंचे। वहीं गुरमेहर कौर को धमकी के मामले में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात की। मानवाधिकार आयोग ने भी 22 फरवरी के मामले को लेकर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। रामजस कॉलेज हिंसा के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में प्रदर्शन और विरोध जारी है। मंगलवार को छात्र संगठन आयसा ने खालसा कॉलेज से आर्ट्स फैकल्टी तक मार्च निकाला। इसमें सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जेडीयू नेता केसी त्यागी, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। हालात को देखते हुए कैंपस में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई नहीं है, ये कॉमन स्टूडेंट्स आज सॉलिडारिटी में आए हैं। वो इस मान से आए हैं कि हम कैंपस में गुंडागर्दी होलिगानिज्म नहीं सहेंगे। एनएसयूआई के छात्र भी विश्वविद्यालय में भूख हड़ताल पर हैं। एबीवीपी भी 2 मार्च को विश्वविद्यालय में प्रदर्शन करेगी। 2 सेशन हुए इस सेमिनार के, हमने सिर्फ, और वो भी क्योंकि रामजस के विद्यार्थियों ने शुरू किया, उसके बाद हमने उन्हें ज्वाइन किया, दूसरों ने भी उन्हें ज्वाइन किया। निश्चित रूप से उमर खालिद जैसे देशद्रोही जहां भी कैंपसों में आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। पुलिस ने गुरमेहर कौर को धमकियां मिलने के मामले में केस दर्ज किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके गुरमेहर का समर्थन किया। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से मुलाकात की। जिन लोगों ने भी ये मारपीट की है, उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। किस्म की नफरत की राजनीति, गुंडागर्दी की राजनीति, मारपीट की राजनीति बीजेपी वाले देश भर में करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बोलने की आजादी का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन देश में बड़ा सवाल यह है, क्या बोलने की आजादी के नाम पर देश को तोड़ने के अभियान चलाया जाएगा? पिछले हफ्ते रामजस कॉलेज में एक सेमिनार में उमर खालिद और शहला रशीद को बुलाने पर एबीवीपी ने आपत्ति जताई थी और उसके बाद छात्रों के बीच मारपीट हुई थी। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। विशेष अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय के कारोबारी विजय माल्या की 4,200 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के आदेश को मंजूर कर लिया है। अब ईडी इस संपत्ति की जब्ती शुरू करेगा। पिछले साल सितंबर में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत इस बारे में आदेश जारी किया था। इसमें विजय माल्या के फार्म हाउस समेत कई संपत्तियों, शेयर, एफडी को जब्त करने का आदेश दिया गया था। विजय माल्या फिलहाल ब्रिटेन में रह रहे हैं। उन पर अलग अलग बैंकों का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की पैरोल 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। साथ ही जमानत के लिए सहारा को 7 अप्रैल तक 5,092 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा है। कोर्ट ने सहारा समूह को प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी अप्रैल तक का समय दे दिया है। सहारा ने 15 प्रॉपर्टी की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी। कोर्ट ने इसमें से 13 संपत्तियों को बेचने की मंजूरी दी।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 फरवरी को सहारा समूह की एमबी वैली को जब्त करने का आदेश दिया था। सरकारी बैंकों के कर्मचारी कल हड़ताल पर रहे। इससे बैंकों में सामान्य कामकाज पर असर पड़ा। कर्मचारी नोटबंदी के दौरान लिए गए ज्यादा काम का मुआवजा मांग रहे हैं, साथ ही बैंकिंग क्षेत्र में सुधार का विरोध कर रहे हैं। बैंक यूनियनें डूबे हुए कर्ज की वसूली के लिए कड़े प्रावधान चाहती हैं। बैंकों के बाहर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते कर्मचारी। मंगलवार को देश के सरकारी बैंकों में हालात ऐसे ही रहे। एक दिन की हड़ताल की वजह से बैंक या तो बंद रहे या फिर कामकाज नहीं हुआ। नकद जमा और नकद निकासी के साथ चेक क्लियरेंस जैसी सेवाओं पर खासा असर पड़ा। We want the corporate sectors because they are contributing 80% of the NPA. Against all these things, we are going on strike. We have been agitating on several demands since long time, since the inception of this present central government at the center. But our talks have repeatedly failed. False promises have been given. ये हड़ताल 9 प्रमुख बैंक यूनियनों के समूह यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले बुलाई गई। यूनियनों का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों ने इसमें हिस्सा लिया। कर्मचारियों की मांग है कि नोटबंदी के दौरान लिए गए ज्यादा काम का मुआवजा मिले। बैंक यूनियनें प्रस्तावित श्रम सुधारों का विरोध कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर से जुड़े स्थायी कामों को आउटसोर्स करने का भी विरोध हो रहा है। नई भर्तियों की मांग हो रही है। कर्मचारी डूबे हुए कर्ज की वसूली के लिए कड़े उपाय और आला अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग कर रहे हैं। चीफ लेबर कमिश्नर के सामने मीटिंग हुई। सरकार की तरफ से जो है कोई सीरियस प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि जितनी भी मांगे हैं वो या तो देश हित के अंदर है या बैंकिंग उद्योग के हित के अंदर है। उनको लेकर के सरकार की तरफ से कोई संवेदनशीलता जो है आज तक अभी तक दर्शाई नहीं गई। भारतीय मजदूर संघ से जुड़ी 2 यूनियनें इसमें शामिल नहीं थीं। इनका कहना है कि इस हड़ताल की कोई जरूरत नहीं थी। अलग अलग बैंक का अलग अलग है। कुछ बैंकों में 80% तक काम हुआ, किसी में 50%, किसी में 25%, अलग अलग हो रहा। लेकिन कुल मिला के ये स्ट्राइक की जरूरत नहीं। IBA ने भी पहले हफ्ते में यूनियंस को बातचीत के लिए बुलाया है। जब ये सारी बातें थी तो इस हड़ताल को टाला जा सकता था। SBI, PNB और बैंक ऑफ बड़ौदा समेत ज्यादातर बैंकों ने हड़ताल के बारे में ग्राहकों को सूचित कर दिया था। यूनियनों की जल्द ही दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें नई रणनीति पर चर्चा होगी। देश में 27 सरकारी बैंक हैं। कुल बैंकिंग व्यापार का 3/4 हिस्सा इन्हीं बैंकों के पास है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लामा यूरू गोम्पा तकरीबन 1100 साल पुराना बौद्ध मठ फातुला से 15 किलोमीटर दूर श्रीनगर राजमार्ग पर स्थित इस मठ में कभी रहते थे 400 से ज्यादा लामा। दुनिया भर में मशहूर है इसकी सजावट और सैकड़ों कलाकृतियां। बौद्ध गुरु नरूपा ने यहाँ एक गुफा में कई साल की आराधना। मठ परिसर में है भगवान बुद्ध के अवतारों को समर्पित कई खूबसूरत मंदिर। नोटबंदी का विकास दर पर ज्यादा नकारात्मक असर नहीं दिख रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO की ओर से जारी GDP के अनुमान में ये तस्वीर सामने आ रही है। CSO को उम्मीद है कि पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच अर्थव्यवस्था 7% की दर से आगे बढ़ेगी। देश में 8 नवंबर को नोटबंदी लागू होने का ऐलान हुआ था। चालू वित्त वर्ष में GDP की ग्रोथ रेट 7.1% रहने का अनुमान है। कृषि और उससे जुड़ा क्षेत्र 4.4% की दर से आगे बढ़ेगा, जो पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 0.8% ज्यादा है। हालांकि कांग्रेस ने इन आंकड़ों को संदेहास्पद बताया है। और आंकड़े के हिसाब से जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है इस साल का, जो ग्रोथ 16-17 का, वो 7% से ऊपर है। और जहां तक डिमोनेटाइजेशन का सवाल है, डिमोनेटाइजेशन का जितना हद तक लोग मतलब कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा GDP के ऊपर,
उस तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। जो असंगठित क्षेत्र में उद्योग हैं, वहां जो नुकसान हुआ है, वहां जो कारखाने बंद हुए हैं, वहां जो नौकरी टूटी है, उसका अनुमान अभी सरकार के पास और किसी के पास नहीं है। पर यह कहना एक सही बात होगी कि अभी तक भारत की इकोनॉमी को कम से कम 2.5 लाख करोड़ हमारी जीडीपी को नुकसान हो चुका है, जो अपने आप में 1% से कहीं ऊपर है। 8 कोर सेक्टर की ग्रोथ में सुस्ती देखने को मिली है। जनवरी में कोर सेक्टर की ग्रोथ घटकर 3.4% रही है। ये बीते 5 महीने का सबसे कम ग्रोथ है। दिसंबर में कोर सेक्टर की ग्रोथ 5.6% रही थी। रिफाइनरी प्रोडक्ट, उर्वरक और सीमेंट के उत्पादन में गिरावट की वजह से ऐसा हुआ है। 8 बुनियादी उद्योगों में कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली आते हैं। जनवरी में रिफाइनरी प्रोडक्ट के उत्पादन में 1.5% की कमी आई है। वही उर्वरक में 1.6, जबकि सीमेंट में 13.3% की गिरावट देखी गई है। कुल औद्योगिक उत्पादन में इन बुनियादी उद्योगों का हिस्सा 38% है। पेरिस के शोध संस्थान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने 2016-17 के लिए भारत की विकास दर के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है। हालांकि संगठन का कहना है कि अगले वित्त वर्ष में यह बढ़कर 7.3% पर पहुंच जाएगी। OECD ने पिछले साल फरवरी में 2016-17 में भारत की ग्रोथ दर 7.4% रहने का अनुमान लगाया था। OECD ने नोटबंदी के असर को देखते हुए यह कटौती की है। OECD के महासचिव एंजल गुरिया का कहना है कि सुस्ती के दौर में भारत शानदार प्रदर्शन करने वाला देश है। 7% की ग्रोथ दर वाले ज्यादा देश नहीं हैं। G20 देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे शानदार है। OECD का अनुमान है कि 2018-19 में भारत की विकास दर बढ़कर 7.7% पर पहुंच जाएगी। नोटबंदी के फैसले की सराहना करते हुए OECD का कहना है कि छोटी अवधि में विकास दर पर असर पड़ेगा, लेकिन बाद में इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। मंगलवार को ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, वित्त मंत्री अरुण जेटली और ब्रिटेन के उनके समकक्ष के बीच बैठक में अचानक पहुंच गई। अरुण जेटली ने ब्रिटेन के वित्त मंत्री फिलिप हमिंड से लंदन में उनके कार्यालय में मुलाकात की। बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के अचानक पहुंचने के भारत के प्रति गर्मजोशी के संकेत और भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने के तौर पर देखा जा रहा है। बैठक में ब्रेक्जिट और भारत ब्रिटेन संबंधों पर उसके असर की चर्चा हुई। इस दौरान कुछ लोगों के निर्धारित समय से ज्यादा ब्रिटेन में ठहरने का मुद्दा भी उठा। इससे पहले वित्त मंत्री ने जेपी मॉर्गन की तरफ से आयोजित ब्रिटेन के निवेशकों के साथ बैठक में हिस्सा भी लिया। इस बीच भारत ने श्रीनिवास कोचीभोतला की हत्या पर अमेरिका को डिमाश देने से इनकार कर दिया है। विदेश मंत्रालय ने मीडिया में खबरों को गलत बताया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने इस मामले में तेजी से कार्रवाई की। अमेरिकी अधिकारी भारतीयों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं और इस पर चर्चा हो रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत में अमेरिकी दूतावास ने भी बयान जारी करके हत्या की कड़ी निंदा की है। अमेरिका में भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कोचीभोतला की हत्या को व्हाइट हाउस ने नस्लवाद से प्रेरित बताया है। हालांकि व्हाइट हाउस ने एक बार फिर साफ किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसी किसी भी वारदात की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इधर कल हैदराबाद में श्रीनिवास कोचीभोतला का अंतिम संस्कार किया गया। हैदराबाद में मंगलवार को श्रीनिवास कोचीभोतला का अंतिम संस्कार हुआ। परिजनों और दोस्तों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। उनका शव सोमवार को अमेरिका से यहां पहुंचा था। श्रीनिवास को श्रद्धांजलि देने कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। We asked the central government to remain and send the resolution to the US government also to safeguard the interests of Telugu-speaking persons of both Telangana and Andhra Pradesh. Indian government will put all its efforts to remove these fears among Indians who are working in America. वहीं व्हाइट हाउस ने एक और बयान जारी कर हमले को नस्लवाद से प्रेरित बताया। व्हाइट हाउस ने एक बार फिर कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के किसी भी हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। इससे पहले व्हाइट हाउस प्रवक्ता सीएन स्पाइसर ने इस वारदात को विचलित करने वाला बताया था। And while we're at it, I don't want to get ahead of the law enforcement, but I was asked the other day,
about the story in Kansas, the shooting in Kansas. And while the story is evolving, early reports out of Kansas are equally disturbing. इस बीच श्रीनिवास कोची भोतला की हत्या करने के आरोपी एडम पुरिंटन की सोमवार को कोर्ट में पेशी हुई। उस पर हत्या और हत्या की कोशिश का आरोप है। जांच में FBI स्थानीय पुलिस की मदद कर रही है। बीते बुधवार को पुरिंटन ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई थी। इसमें श्रीनिवास की मौत हो गई थी, जबकि आलोक मदासानी और इयन ग्रिलॉट जख्मी हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल के आरोप में वैश्विक प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को रूस और चीन ने खारिज कर दिया है। ये 7वां मौका है जब रूस ने सीरिया पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव पर वीटो किया है। वहीं चीन भी अब तक 6 बार सुरक्षा परिषद के इस तरह के प्रस्तावों को खारिज कर चुका है। सीरिया ने 2013 में अपने रासायनिक हथियारों को नष्ट करने पर सहमति जताई थी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीरिया के खिलाफ प्रतिबंध को पूरी तरह से अनुचित करार दिया। पुतिन के मुताबिक ऐसा करने से शांति वार्ता को नुकसान पहुंचेगा। और बात खेलों की, भारत के शीर्ष निशानेबाज जीतू राय ने दिल्ली के कर्णी सिंह शूटिंग रेंज में कल ISSF निशानेबाजी विश्व कप की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जापान के तोमोयुकी मात्सुदा के नाम रहा, जबकि वियतनाम के हुआंग ने रजत पदक हासिल किया। भारत पदक तालिका में 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 3 पदक लेकर 5वें स्थान पर है, जबकि चीन शीर्ष पर है। बात मौसम की करते हैं। मौसम के चढ़ते पारे ने जहां फरवरी में ही गर्मी की आहट दे दी, वहीं आने वाले महीनों में इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ेगी। कई राज्यों में लू चलने की भी संभावना है। विभाग ने यह आशंका मार्च से मई तक रहने वाले गर्मी के मौसम के अनुमान में जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के सभी भागों में गर्मी के मौसम में औसत तापमान सामान्य से 1 डिग्री ज्यादा रह सकता है। वहीं उत्तर पश्चिमी भारत में इसके सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर रहने की संभावना है। वहीं दिल्ली में मंगलवार को गर्मी ने 10 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। कल का दिन 32.5 डिग्री सेल्सियस के साथ फरवरी का सबसे ज्यादा गर्म दिन रहा, जबकि 20 फरवरी को 32.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले साल 2007 में इस मौसम में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया था। 1901 के बाद से साल 2016 सबसे गर्म साल दर्ज हुआ है। आज से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पंजीकरण शुरू होगा। 29 जून से 7 अगस्त तक चलने वाले अमरनाथ यात्रा के पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पंजीकरण किया जाएगा। बैंक शाखाओं में पंजीकरण आवेदन फॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं। सभी राज्यों केंद्र शासित राज्यों में निर्धारित 434 बैंक शाखाओं में पंजीकरण कराया जा सकता है। यात्रा के लिए 13 साल से कम और 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मंजूरी नहीं दी जाएगी। साथ ही 6 हफ्ते से ज्यादा गर्भवती महिला को भी परमिट नहीं मिलेगा। आवेदन करने वाले श्रद्धालुओं को अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र देना होगा। हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोग बताए बस्ती में, तीनों लोग बताए बस्ती में आप बसे वीरान। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के मौके पर कल देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संचार परिषद की ओर से आयोजित कार्यक्रम में विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के मौके पर मंगलवार दिल्ली में आयोजित खास कार्यक्रम में विज्ञान जगत से जुड़े दिग्गजों का जमावड़ा हुआ। इस दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने हाल के दिनों में विज्ञान के क्षेत्र में आला मुकाम हासिल किया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान के जरिए ही कोई भी समाज विकास कर सकता है। वो निश्चित रूप से आने वाले समय में विज्ञान के माध्यम से भारत को मानव कल्याण के लिए और ज़्यादा बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है। यही हमारी आज के दिन भगवान से प्रार्थना है और यही हमारी देश के वैज्ञानिकों को आज के दिन शुभकामना है। इस मौके पर 6 अलग अलग श्रेणियों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए गए। ये दिन जो है इसको एक दिन में नहीं, सारा साल पूरे जोर शोर से
नीचे तक जाना चाहिए, झुग्गी झोपड़ी में जाना चाहिए। वो आइडिया तो वहाँ भी बहुत हैं, उनको उत्साहित करना चाहिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल महान वैज्ञानिक सीवी रमन के रोमन इफेक्ट की खोज की याद में मनाया जाता है। इस मौके पर देश भर में विज्ञान से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। नेशनल साइंस डे में विज्ञान के संचार को बढ़ावा देने की बात की गई, जिसके लिए दुनिया भर से आए कई साइंस कम्युनिकेटर्स को पुरस्कार से नवाजा गया, जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत के साथ समाज को विज्ञान के प्रति जागरूक किया है। कैमरा पर्सन दिलीप मेती के साथ अरुणा ठाकुर, राज्यसभा टीवी। बात खास शख्सियत की। हिंदी फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई की पुण्यतिथि है। मनमोहन देसाई ने अपनी फिल्मों से दर्शकों को हंसाया, रुलाया और उन्हें एक ऐसे जहां से रूबरू कराया जो कल्पना से भी परे था। राज कपूर और नूतन की फिल्म छलिया से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मनमोहन देसाई ने बॉलीवुड में फॉर्मूला फिल्मों का चलन शुरू किया। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मेरा सलाम। उनकी फिल्मों के चरित्र समाज से दूर नहीं थे। उनके हीरो में खामियां थीं तो अच्छाई भी थी। विलेन सिर से लेकर पैर तक बुराई का प्रतीक था। वरना एक की लाश गिरा दूंगा। मनमोहन देसाई ने पहली बार अपनी फिल्मों में आइटम्स का इस्तेमाल किया, जिसका कहानी से कोई खास लेना देना नहीं था। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। उनकी फिल्मों में सब कुछ संभव था, चाहे हीरो के सीने पर गोली लगे या फिर एक चादर गोलियों के आगे उसकी ढाल बने, उसका बचना जरूरी था। उनकी फिल्मों में अगर अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना जैसे कमर्शियल कलाकार थे, तो शबाना आजमी जैसी कला फिल्मों की अभिनेत्री भी उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक रहती। मनमोहन देसाई अपने दौर के संघर्षशील आम आदमी को कल्पनाओं के उस संसार में ले गए, जहां 3 घंटे ही सही वो अपने दुखों को ताक पर रख सकता था, और यही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पूर्वांचल में सभी दलों ने झोंकी ताकत, अखिलेश का बीजेपी और बीएसपी में साठगांठ का आरोप। मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन को आड़े हाथों लिया, राजनाथ सिंह का विकास का वादा। इम्फाल रैली में राहुल गांधी ने की नगा समझौता सार्वजनिक करने की मांग। बीजेपी अध्यक्ष के मणिपुर सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप। कांग्रेस के विरोध में आया यूनाइटेड नगा काउंसिल। नस्लीय नफरत से प्रेरित थी कंसास में भारतीय इंजीनियर की हत्या। व्हाइट हाउस का बयान। हैदराबाद में श्रीनिवास पूजीभोतला के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। सीरिया पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव सुरक्षा परिषद में खारिज। रूस और चीन ने लगाया वीटो। पश्चिमी देशों का सीरिया पर रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप। निशानेबाजी विश्व कप के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में जीतू राय को कांस्य पदक। जापान के तोमोयुकी मात्सुदा का गोल्ड पर निशाना। पदक तालिका में 5वें स्थान पर भारत। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।